चलिए देखिए, कहाँ तक भारत माता पढ़ा दिए थे और हिरोशिमा ही पढ़ा दिए थे ना, हिरोशिमा पढ़ा दिए। अच्छा चलिए, एक वृक्ष की हत्या चलेगा। अरे चलिए, चैप्टर का नाम है, तो मार्कर कहाँ है? चैप्टर का नाम क्या है? एक वृक्ष की हत्या। चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या। राइटर कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण यही है ना। चलो पढ़ते हैं पहले कुंवर नारायण के बारे में, फिर पढ़ते हैं एक वृक्ष की हत्या कैसे की जाती है, क्यों किया जाता है। देखो शुरू करते हैं शुरू से। जो बच्चा का उर्दू है वो आराम से उर्दू याद कीजिए, हम लास्ट में ज्यादा सुन के जाएंगे, ठीक है। देखिए करा कि कुंवर, कल तो बोल दिए थे कि एतवार है, नहीं बोले थे कि, ठीक है, ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं। देखिए करा कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर, सुनो खाली किताब ध्यान दो। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखो रे, ज्यादातर जो भी बच्चे होंगे, ज्यादातर बच्चे क्या होंगे, सॉरी बच्चा बोलते हैं, ज्यादातर राइटर, जो राइटर होता है मैक्सिमम, बहुत सारा राइटर उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश थोड़ा बड़ा है और उत्तर प्रदेश बड़ा है तो उसमें से मैक्सिमम क्या होता है उत्तर प्रदेश या बिहार के होंगे, उसके अलावा कुछ कुछ अलग बगल से हैं, ठीक है। कल कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 के आसपास किया था। कब किया था? 1950 के आसपास। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर सीमा भी लिखी, मतलब बहुत सारी चीज लिखा, कहानी किताब सब लिखा था आगे। किंतु कविता उनके सृजन क्रम में हमेशा मुख्य रही है। लेकिन देखो लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे मेन लिखते क्या थे? कविता ही लिखते थे। क्या लिखते थे? कविता। उनकी प्रमुख रचना है चक्रव्यूह, इसका याद रखना, चक्रव्यूह, परिवेश, परिवेश, हम तुम, अपने अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सब काव्य संग्रह। काव्य संग्रह मतलब कविता का संग्रह है। आगे आत्मजय, ये प्रबंध काव्य पूछा गया, आत्मजय किसका है, ठीक है। आकारों के पास, ये सब कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले, ये समीक्षा है, मेरे साक्षात्कार है, ये सब इसका लिखा हुआ है। कुंवर नारायण जी को उनके पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त, अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो इस प्रकार है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला है, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ये सब इसको मिल चुका है। आगे देखो रे, कुंवर नारायण पूरी तरह से नगर संवेदना के कवि है। कैसे कवि है रे? नगर संवेदना कवि। नगर संवेदना मतलब नगर के बारे में सोचते हैं या फिर आदमी के बारे में सोचते हैं, मतलब कि समझो एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ प्रकट होता है। आज का समय और अब उसकी यांत्रिकता जिस तरह पर सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसे अपने लपेटे में लेना चाहती है, कुंवर नारायण कविता भी वही आकार ग्रहण करती है और मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वार खोलती है। मतलब कह रहा है आजकल के ज़माना में यंत्र जो है ना, यंत्र सजीवों को क्या कर रहा है, उसको हटा कर उसका रूप ले रहा है। अब देखो पहले के ज़माना में क्या था कि आदमी मजदूर काम करते थे, लेकिन अब मजदूर का काम खत्म करके पहले 10-12 को आदमी रहता, पहले पता है अगर मिट्टी लाना होता था यहाँ पर तो 10-12 को लेबर खोजते थे कि चलिए भरने के लिए भरना पड़ेगा, ट्रैक्टर भरेगा फिर जा करके तब जाकर आता था। लेकिन अब क्या है, जेसीबी लो, मतलब समझो एक जेसीबी 10-12 आदमी का काम खत्म कर दिया। वही कह रहा है कि यंत्र मतलब जो मशीन सब आया है, मशीन जैसे सजीव का नष्ट कर रहा है सजीव आदमी को, उसी के बारे में लिखता है ये। आगे नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य और स्थान लंबी कविताएं लेने लगी थी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसे प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा की, मतलब प्राप्त की। करा कि पहले जैसे आजकल के जमाना में आदमी क्या करता है कि शॉर्ट कोट में उसको सब कुछ चाहिए, उतना समय किसी के पास नहीं रहता, वो लंबा एकदम सुनेगा, काम के बाद डायरेक्ट बोला काम की बात बता, ये बोलेगा ना हम यहाँ गए थे ये बनना है भाई, डायरेक्ट काम बता, उतने हमको सुनना है। वही बात यहाँ कह रहा है। पहले प्रबंध काव्य होता था, प्रबंध काव्य उसको कहता था जो बहुत बड़ा लिखा जाता, सॉरी बहुत बड़ा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रबंध काव्य को हटा कर आदमी छोटा छोटा बात सब पढ़ने लगा, मैं हमको छोटके चाहिए, ज्यादा बड़ा कविता हम पढ़ेंगे नहीं। वही में कहा, उसी में कुंवर नारायण ने एक प्रबंध काव्य लिखा था, बड़ा कविता लिखा था और वो भी अच्छा एकदम प्रतिष्ठा पाया था। आगे उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और बेशक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। करा उसमें ज़्यादा बोझिलपन मतलब ज़्यादा फालतू चीज बात नहीं लिखा रहेगा, काम का बात ही रहता, लेकिन बड़ा रहता ठीक है, लेकिन काम की बात है।
भाषा और विषय को विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। मतलब करा भाषा की विविधता, भाषा मिला मिला जब भी लिखता है ये, करा उनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। मतलब वो देखो रे उसमें आजकल के जमाना यथार्थ मतलब क्या था, सच्चाई दिखता है। हाँ सच में ऐसा होता है। करा कि इसमें पर इस कविता में क्या पढ़ेंगे वो लिखा हो नीचे में, करा कि तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को व्यक्त करती है। ये कविता आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं की रचनात्मक अभिलेख है। मतलब करा ये जो कविता है जो तुरंत काटा हुआ पेड़ के बारे में लिखा है तो पेड़ के बारे में बोलेगा, लेकिन असल में पूरे आदमी की सभ्यता के बारे में लिख देता है इसमें। ठीक है, देखो आगे करा ये कविता कुंवर नारायण ने कविता संग्रह इन दिनों से लिया गया है। तो याद रखना ये कहाँ से लिया गया है, इन दिनों से। मगर पूछा जाएगा कि एक वृक्ष की हत्या कहाँ से लिया गया है, इन दिनों से। शुरू करें, चलो देखो एक वृक्ष की हत्या पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा कि अब की बार लौटा तो अब की बार घर लौटा तो देखा वो नहीं था। किसके बारे में बात कर रहा है, पेड़ के वृक्ष के बारे में। किस बारे में बात कर रहा है, वृक्ष के बारे में। कह रहा अब की बार घर लौटा तो वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। याद रखना यहाँ वृक्ष को क्या बोल गया है, बूढ़ा चौकीदार। क्या बोला है, बूढ़ा चौकीदार। चौकीदार को जानते किसको कहते हैं, जो घर के सामने खड़ा तुम्हारी घर की रखवाली करता, वही करा। वृक्ष जो था वो क्या था, एक चौकीदार था, रखवाली करता था, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। याद रखना कि ये जो वृक्ष था वो राइटर के कहाँ पर था, घर के आगे तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना, मैला कुचैला, राइफल की एक सी डाल। सुनो फिर से करा पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान। मतलब करा उसका जो शरीर था मतलब पूरा सख्त था। अब बता पेड़ जो होता है सख्त कब होता है, जब बहुत पुराना हो जाता है। जब बहुत पुराना हो जाएगा देखो पपड़ी जो होता है ना बहुत सख्त हो जाता है। तो वही कह रहा है कि पुराने चमड़े का, वो पुराना का बना उसका शरीर बहुत सख्त था। आगे झुर्रियोंदार खुरदुरा तना। अब तुमको पता है कि वो झुर्री होबे नहीं करेगा। झुर्री मतलब वो फट नहीं जाता क्या, जब घास देखो बीच में फट जाता है, फट के और तना मैला कुचल रहता है, एकदम थोड़ी ना साफ साफ रहता है। कैसा रहता है, मैला कुचैला। राइफल से एक सूखी डाल, कह वाला उसका जो डाल है वो कैसा था, राइफल के तरह था एक डाल राइफल। याद रखना कि ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि वृक्ष का जो राइफल के बारे में क्या चीज था, या फिर क्या बोलेगा, डाल के बारे में उसको बोला है। देखो रे करा कि एक पगड़ी पत्ती फूल पत्तीदार। करा कि एक गाछ में क्या था, पगड़ी भी था, और उस पगड़ी क्या बोला गया, फूल पत्ती जो था वो क्या था, पगड़ी कहा गया। आगे पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्षर बलबूता। मतलब करा पाँव में फटा पुराना क्या था, जूता। ऐसे पता है कि जब पैर के नीचे, पैर के देखो नीचे में तो निकला हुआ रहता है हर जगह, सिर नहीं निकला था। वही करा इसने बोला कि पाँव में फटा पुराना जूता, एकदम आसान समझे वाली बात है। आगे कहा धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। कहा चाहे धूप हो या फिर वर्षा हो या गर्मी हो या सर्दी हो, हमेशा वो गेट के बाहर में चौकन्ना रहता था। किसकी बात कर रहा है रे, वृक्ष के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और अगर अपनी खाकी वर्दी में, पता है खाकी वर्दी मतलब क्या, वो जो घास का कलर होता है ना, मिट्टी का कलर होता है ना, उसे बोला खाकी वर्दी में रहता था। आगे बढ़ो, कहा दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। मतलब ये राइटर कह रहा है कि अगर वहाँ वो क्या करता था, दूर से ही जवाब देता था। वो जो पेड़ था दूर से पूछता था कौन, ललकारता था कौन, वृक्ष बोलता था, मतलब बोलता नहीं था, लेकिन ये राइटर बोल रहा अपने मन से, मन की बात बोल रहा है कि वो ललकारता था कौन, मैं बोलता था दोस्त। ठीक है, आगे और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। और हम क्या करते थे, कुछ देर के लिए उसकी ठंडी छांव में हम बैठ जाते थे। आगे कहा कि दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जाने दुश्मन। कहा कि असल में देखा जाए तो हमको पहले से अंदेशा था। अंदेशा जानते हैं रे, अंदेशा मतलब क्या था, हमको पहले से लगता है ऐसा होने वाला है। तो ये कहा कि हमको शुरू से ही अंदेशा था कि है कोई एक जानी दुश्मन। जानी दुश्मन जानते हो, जानी दुश्मन जानते हो, जानी दुश्मन मतलब होता है जो जान का दुश्मन होता है। मतलब मान लो हमारे जान का तो दुश्मन, तो क्या होगा, उसको जान दुश्मन कहेंगे। मतलब हमको मारने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, जान दुश्मन। तो वही कह रहा कि वृक्ष था, वृक्ष क्या था, जान दुश्मन। आगे कि घर को अब कह रहा है जान दुश्मन, अब कह रहा कि सुनो सुनो सब आदमी बोल रहा कि घर को बचाना लुटेरों से। किससे बचाना है, लुटेरों से। किसको बचाना है, घर को। शहर को बचाना नादिरों से। नादिर जानते हो, चोर चौहार से। चोर चौहार ना होता है, वही कह रहा कि घर को बचाना किससे, नादिरों से। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। याद रखना देश के दुश्मन जो है ना, उससे क्या बचा, हमको देश को बचाना है।
आगे कर बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। हमको बचाना किसे? नदियों को नाला हो जाने से। सीधा मतलब ये है कि हमको नदी में जो है ना गंदा पानी फेंकना या गंदा कुछ नहीं फेंकना चाहिए। एक चीज सुनो रे, सभी हम जानते हैं कि आस्था वाली बात है, ऐसे आस्था वाली बात हम मानते हैं, लेकिन सुनो असल में थोड़ा बुरा मतलब तुम सबको नहीं लगना चाहिए क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे हो। हम क्या करते हैं, जिसको जितना मानते हैं ना हम उसी को ज़्यादा गंदा करते हैं। ज़्यादा अगर देखा जाए तो हम वही करते हैं जब हम जिसको जितना होता है ना, जिससे हम जितना प्रेम करते हैं ना, हम असल में उसी को दुख देते हैं। एग्जाम्पल ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आज के ज़माना में बताओ, गंगा माँ बोलते हैं, गंगा माँ कोसी माँ है ना, फिर भी हम क्या करते हैं, जब अभी देखो आदमी क्या करता है कि जाके गंगा किनारे आदमी का देहवासन करता है, मतलब आदमी अंतिम संस्कार करता है ना, वहीं जलाता है। बहुत सारा आदमी क्या करता है, जा गंगा किनारे जाकर उसको जलाता है कि नहीं भाई या तो उसमें उसी में फेंक देता है। अब सोचो, जला उसी के राख को उसी में फेंक देता है। अब बताओ इससे क्या होगा? गंगा प्रदूषित होगा नहीं होगा? हम जानते हैं हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें क्या हो, मतलब कि हम मोक्ष प्राप्त हो, लेकिन बताओ क्या हम उसको ऐसा करने मतलब हम खुद उसको गंदा कर रहे हैं। तो हमको इस बात सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है, मतलब ऐसा हम मानते हैं उसको, लेकिन इस सब चीज़ से बचना चाहिए। बहुत सारा आदमी क्या करता है कि जब जाते हैं देखते हैं, एक बार पटना तरफ जा रहे थे तो मोकामा पुल जो है ना, बीच में मोकामा पुल है, बड़ा पुल है, उसमें लोग सिक्का फेंकते हैं नदी में। अब बताओ नदी में सिक्का फेंकते क्यों? मतलब उसको रुपया कमी है? बताओ। इससे तुमको ये पता है कि सिक्का जो होता है ना, मतलब एक कथी होता है, मिश्र धातु रहता है वो। अब मिश्र धातु की वजह से जब पानी में जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ अंश मिलेगा किसमें? पानी में। उससे क्या जल गंदा होगा नहीं होगा? वो तो हम जानते हैं कि गंगा की महिमा ऐसी है कि गंगा का जल जल्दी प्रदूषित नहीं होता है। कितना तो पानी लेकर आ जाओ ना, घर में रख लो, वो कहीं पीला नहीं होगा। गंगा जल पूरा शुद्ध है, पीला नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम ये सब क्या कर रहे हैं, गंदे करना मान रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो नदी सबसे अगर गंदा है ना तो गंगा ही है। कचरा पूरा का जगह जाओ ना, कभी जाओ, अगर कभी चलना मुंगेर घाट कहीं है ना, कभी जाना मुंगेर घाट बगल बगल तुमको हड्डी नजर आएगा। हाँ हड्डी ये दिखता है। जो आदमी जलाता है ना, आदमी जलाता है ना, तो जलाने के बाद हड्डी नहीं जला जल्दी, उसको फिर दोबारा देखने के जाता है, छोड़ देता है, वैसे ही है, अपने दिल बहस जाएगा। जब बहुत दिन पहले गए थे, लगभग हमको याद है कि 2009 या 10 में गए होंगे, 11-12 में, बहुत छोटे बच्चे थे। अब तो ट्रेन चलने लगे रे, अब ट्रेन चलने लगे तो पहले वो था मतलब कि एक सिस्टर थी, उसको शादी उधर हुआ था, तो नहीं होता है साथ में जाना, वो गए थे साथ में, तो वहाँ पे उतना याद है कि हाँ देखे तो सब। सोचो अब तो गंगा घाट नहीं जाता, अब जाता थी ना, ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन से दिखता नहीं कहाँ पे क्या है ना, लेकिन ये सब थोड़ा सा हम सबको समझना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा क्या कीजिए, इतना कीजिए पूरा जला दीजिए अच्छे से। इसलिए पानी में सिक्का फेंकना ये कोई लॉजिक नहीं है इसका, ठीक है ना। और बाद में क्या करता है आदमी, वहाँ का आदमी बच्चा सब चुनते रहता है, चिंबुक से निकालते रहता है, ठीक है ना। अच्छे तो देखो आगे, तो वही कह रहा है कि नदियों क्या हमको बचाना किससे? नदियों को नाला हो जाने से। हम तो बचाते नहीं, हम क्या करते हैं और नाला कर देते हैं। ऊपर से अगर मान लो हमारे घर का जो नाला होगा निकलेगा ना, उस नाला का पानी निकाल कर कहाँ जाएंगे? नदी में जाकर मिला देते हैं, तो जल दो। अपना घर का जो मल मूत्र होता है ना, सब का नाला मिला देते कहाँ पर? नदी में बहा देते हैं। जाओ देखो आगे, हवा को धुआं हो जाने से। कहा हवा को बचाने किससे? धुआं हो जाने से। मतलब ये कह रहा है कि हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए, सिंपल बात है। अगर हम सब पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे तो आज से इतना प्रदूषण चल रहा है कि अगर हवा जो ना, हवा नहीं रहेगा, हवा क्या हो जाएगा? धुआं हो जाएगा, जिसको सांस लेने से हमारा दम घुटेगा। अभी देखो दिल्ली में कह रहा, दिल्ली का सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा है दिल्ली का है। दिल्ली में ऐसा माना जाता है कि अगर तुम ऐसे खुली आंख मतलब बिना मास्क लगाए निकल गए हो, इसका सीधा मतलब है कि तुमको कैंसर का खतरा हो सकता है, कन्फर्म। बोला कि जैसे मान लो अपना यहाँ है ना, सिंपल, अगर तुम रहो वहाँ 7 आदमी सिगरेट पीता है ना, 7 आदमी सिगरेट पीता है ना, अगर मान लो तुम एक आदमी हो और 7 को सिगरेट पी लिया लगातार, अगर 7 को सिगरेट पिया तो तुमको जितना प्रदूषण हुआ, जितना तुम्हारे फेफड़ा में वो बैठेगा कजली, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बैठता है, जो कार्बन बैठेगा, जितना तुमको प्रॉब्लम होगा उतना प्रॉब्लम अभी दिल्ली का हवा में है। सोचो, मतलब तुम सिगरेट पियो कि नहीं पियो, उतना तुमको प्रदूषण होगा ही होगा। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए ये सब। मतलब दिल्ली में अब पता है वहाँ पेड़ पौधा दिखता भी नहीं है, सब एकदम खत्म कर दिया लगता है जैसे, ठीक है। इसलिए हमें अपने पेड़ पौधे बचाना चाहिए। आगे और कह रहा खाने को जहर हो जाने से, यानी मतलब मान लो कि आजकल क्या है,
खाना जहर ही मिल रहा है। हम जो खाना खाते हैं ना, वो शुद्ध खाना नहीं खाते हैं। चाहे तुम जो सब्जी ले रहे हो, अगर तुम अपने से उत्पन्न नहीं कर रहे हो तो तुम जो खा रहे हो वो सब क्या है? जहर ही है। खाद सब में डाला जाता है, खाद नहीं तो उर्वरक सब में डाला तो बड़ा कर दिया जाता है। सुइया इंजेक्शन दिया जाता है, कद्दू में इंजेक्शन देता है बड़का होने के लिए। सोचो। आगे कह रहा है कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। जंगल को क्या करने के लिए? मरुस्थल हो जाने से। हमको जंगल को बचाना पड़ेगा। अगर जंगल अगर काट दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वहाँ मरुस्थल हो जाएगा, आराम से मरुस्थल, मतलब जहाँ आपको काम नहीं आएगा। और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। मनुष्य को फिर से दोबारा क्या करना है? जंगल हो जाने से बचाना। मनुष्य रहने देना चाहिए। ये हमारा चैप्टर का द एंड था। ठीक है, आसान भाषा में था, समझ लेना, उसके बाद चलेगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना रहने दीजिए, बाकी मिलते हैं कल। ठीक है, कल खत्म।